हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके लिए एक और इवनिंग, जी हाँ दोस्तों, एक शाम और आपके नाम। यहाँ पर मैं एक और सीरीज आप सबके लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ। सीरीज है 186, 186 नंबर सीरीज आज हम आपको करवाने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज और उनको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उनका निवारण कैसे कर सकते हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पर आज आपको 35 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और आप अपना पेन और पेपर साथ में जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप अपना स्कोर भी चेक कर पाएंगे और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि कमेंट में आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज की शुरुआत करने से पहले एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो साथी अभी नहीं जुड़ पाए हैं तो वो जुड़ जाएं। लेट मैं इसीलिए सीरीज थोड़ा सा लेकर आया हूं, एक तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था और दूसरा यहाँ पर मैं चाह रहा था कि आप सभी जुड़ पाएं, खाना वगैरह खा लें और उसके बाद में हम डिस्कस करें। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। मैंने कम्युनिटी के अंदर, जो हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी है, वहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे जो न्यूट्रिशन एमसीक्यूज थे। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन में आप सब बोल रहे थे कि सर इसमें एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है, और दूसरा वो सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चंस आपको जानबूझकर दिया था ताकि आप थोड़ा सा उसको समझ पाए। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल आपने बहुत यहाँ पर अच्छा रिप्लाई किया, सभी दोस्तों ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स अच्छा दिया। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, बिल्कुल ही यहाँ पर ये रॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो भी आपके विटामिन हैं वो आपके या तो पानी में घुलेंगे या फिर आपके फैट के अंदर, ठीक है, वसा के अंदर। ठीक है, एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल और एक होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विटामिन है न तो जल में घुलनशील है और न ही वसा में। और फिर आपको ऑप्शंस दिए गए थे विटामिन के, विटामिन एच, विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, जो आपके इसको हम कहेंगे कि जो आपके वाटर सोल्यूबल हैं, देखिए वाटर सोल्यूबल में एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सभी विटामिन आ जाएंगे जो आपके विटामिन B1, B2, B6, B5, B7, B9, B12। ठीक है, तो ये सभी आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले की, ठीक है, इसकी बात करें तो ये विटामिन ए आपका फैट सोल्यूबल होता है और विटामिन के भी आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है। लेकिन यहाँ पर जो विटामिन एच है, देखिए ये विटामिन एच, अगर मैं इसको जो इसका नॉर्मल नेम अगर मैं लिख दूं, जिसको आप जनरल भाषा में आप समझते हो, ठीक है, तो ये होता है आपका विटामिन B7। ठीक है, और B7 को हम जानते हैं बायोटिन के नाम से। ठीक है, तो बायोटिन इसको कहा जाता है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये भी आपका कौन सा विटामिन है, ये भी आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो इन ऑप्शन में से ऐसा कोई भी विटामिन नहीं है जो पानी में ना घुले और आपका वसा में ना घुले। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके लिए देखिए, ऐसा क्वेश्चंस आपको आ सकता है एग्जाम्स में, कई बार पूछ लिया जाएगा, तो आप अपना तैयार रहिएगा ग्रेस मार्क लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि पाचन क्रिया के दौरान स्टार्च व शर्करा दोनों का अवशोषण होता है। ठीक है, तो देखिए जो दोनों है, यहाँ पर जब भी आपकी पाचन क्रिया स्टार्ट होती है तो उसमें जो आपकी स्टार्च है, जो शर्करा है, मीन्स जो आपका शुगर है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने बिल्कुल यहाँ पर सही बताया था कि जो ये है ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का रूप होगा। ठीक है, और ग्लूकोज ही आपको क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया था और मैं सभी का थैंक्सफुल हूँ कि आप कम्युनिटी में भी यहाँ पर जो भी मैं पोस्ट करता हूँ आप उसको देखते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आज के लिए जो आपकी लेटेस्ट करंट अपडेट है वो भी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ टुडे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको शेयर जरूर कीजिएगा ये, कि 26 मई 2021 की जो अपडेट वो आई है मेरे पास में, ये है कि हॉकी इंडिया ने देश में खेल के विकास में अपने योगदान की मान्यता में प्रतिष्ठित एटीएन ग्लिच पुरस्कार जीता है। जी हाँ, देश के अंदर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए, हॉकी के विकास के लिए, हॉकी की डेवलपमेंट के लिए जो इंडिया हॉकी टीम है उसने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और इसके लिए जो यहाँ पर फेडरेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसने यहाँ पर जो एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में कौन सा पुरस्कार है, तो ये है आपका एटीएन ग्लिच पुरस्कार। ठीक है, तो एटीएन ग्लिच जो अवार्ड है वो हमारी जो हॉकी
टीम है इंडिया की उसको मिला है। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल माय इंडियंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि पुरस्कारों की घोषणा खेल के शासी निकाय FIH, ठीक है, जो आपकी फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी है उसने की है। और अपने 47वें, अब ये भी याद रखिएगा कि किस में आपको दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आपके लिए लेटेस्ट रहेगा। 47वां इसका अधिवेशन बैठा था। ठीक है, तो 47वां जो अधिवेशन था ये भी जो कांग्रेस का मतलब है जो इसका ग्रुप है। ठीक है, जो इसकी कमेटी बैठती है। कांग्रेस का मतलब यहाँ पर वो वाली कांग्रेस नहीं है भाई। ठीक है, जो कमेटी होती है उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो 47वें जो FIH कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसमें यहाँ पर हॉकी इनवाइट्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि ये आपकी जो आप मीडिया के थ्रू, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू यहाँ पर जूम ID जिस तरह होती है जूम के थ्रू या फिर किसी ऐप के थ्रू यहाँ पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका समापन है वो आज हुआ है। ठीक है, और इसमें जितने भी आपके मानद पुरस्कार है जो अवार्ड्स दिए जाते हैं इस वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके दौरान दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है। चलिए अब थोड़ा सा हॉकी से रिलेटेड भी यहाँ पर देख लेते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो जो आपकी हॉकी फेडरेशन है इसका जो हेड क्वार्टर है ये याद रखिएगा लुसाने के अंदर है। ठीक है भाई, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी फेडरेशन है ना उन सब का लुसाने के अंदर ही आपको लगभग लगभग मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो CEO है, इसके CEO है ये है आपके थेरी वेल। ठीक है, थेरी वेल्स इसके हैं। और जो फाउंडेड है, ठीक है, ये फाउंड किया गया था, मीन्स ये जो आपकी हॉकी फेडरेशन है इसकी जो स्थापना की गई है ये की गई है आपकी 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में। ठीक है, याद रखिएगा भाई। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं। तो चलिए सीरीज भी आपके सबके सामने शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक जिसने शेयर नहीं किया है भाई, सीरीज की शुरुआत हम करने वाले हैं तो सीरीज की शुरुआत एक बार शेयर के साथ में अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। संक्रामक का मतलब है यहां पर कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, विच इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। कुकर खांसी, डेंगू, स्कर्वी और टाइफाइड। तो चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर स्कर्वी। ठीक है, तो स्कर्वी जो होता है ये आपका विटामिन C की कमी से होता है। ठीक है, ये मीन्स आपका एक त्वचा का रोग है। ठीक है, जिसमें आपकी विटामिन की कमी हो जाए तो ये हो जाएगा। लेकिन जो कुकर खांसी है वो भी आपकी कम्युनिकेट करती है, डेंगू है वो भी कम्युनिकेट करेगा, टाइफाइड है वो भी कम्युनिकेट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन किस से प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। मींस किस रोग को दूर करने के लिए जो BCG वैक्सीनेशन है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी कोवैक्सीन आपने सुना हो, कोविशील्ड। ठीक है, तो ऐसे ही जो कोरोना के लिए अभी वैक्सीन बनी है तो ऐसे ही एक BCG का इंजेक्शन दिया जाता है। वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है ताकि जो ये बीमारी है वो ना फैले। मलेरिया, हेपेटाइटिस, पीलिया या फिर यक्ष्मा। यक्ष्मा का मतलब है TB। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शील पद या फिर फील पांव के कारण होता है। यहाँ पर आपके सामने नाम है श्रीलीपद और फील पांव खालिस्तान के कारण होता है। फील पांव का मतलब है या फिर जो श्रीपद है इसका मतलब होता है हाथी पांव। ठीक है, आपने सुना देखा भी होगा किसी ऐसे पेशेंट को या फिर कहीं पे आपने जरूर पिक्चर्स में या फिर अपनी स्टडी के दौरान देखा होगा। ठीक है, मीन्स हाथी पांव मीन्स जो आपके पांव है उनमें सूजन आ जाना। और जरूरी नहीं है, देखिए एक और मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जो हाथी पांव की बीमारी है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पांव में हो। ठीक है, जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें भी हो सकता है, मीन्स जो आपके गुप्तांग होते हैं, प्राइवेट पार्ट है, वहां पर भी हो सकता है। ठीक है, आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट की जो निपल है वहां पर भी ये बीमारी हो सकती है। लेकिन ये होती है एक कीड़े के कारण, ठीक है, एक कीड़े के कारण होती है। तो यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा आपका कीड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको नाम दिया गया है। चलिए तो कौन से वर्मी के थ्रू होती है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, सुनाब, फाइलेरियाई क्रीमी और चपटा क्रीमी, फीता क्रीमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार कर रहा हूं। तो राइट ऑप्शन है आपका सुनाब फाइलेरियाई क्रीमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है। चलिए भाई, मलेरिया खोज तो वैसे तो मादा एनाफिलीज मच्छर ने ही की है। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर मजाक के तौर पे लूं तो मलेरिया की खोज किसने की है, मादा एनाफिलीज मच्छर ने की है कि वो अपने पाँव में एक ऐसा, और ये कह सकते हैं कि अपने जो सलाइवा उस सलाइवे में एक ऐसा अपना यहाँ पर वायरस रखती है जिसकी वजह से ये आपको बीमारी
हो जाती है, ठीक है। तो खोज तो भाई करने वाली मादा फीमेल एनाफिलीज है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर का नाम पूछा है जिसने इसको रिसर्च किया, ठीक है, कि ये ऐसा भी रोग होता है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपना जो राइट ऑप्शन है वो चूज कर लिया होगा। तो राइट ऑप्शन है मलेरिया की खोज करने वाले डॉक्टर का नाम है यहाँ पर सर रोनाल्ड रॉस को, ठीक है। तो सर रोनाल्ड रॉस ने किया है मलेरिया रोग की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? चलिए, अगर कोई आपका कौन सा अंग है मतलब वो डायलिसिस का काम करेगा, आपको ये भी बताना है। मीन्स जो आपका ब्लड का प्योरिफिकेशन है उसके लिए। तो चलिए, जो डायलिसिस है ये आपका गुर्दा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। और क्वेश्चन मुझे बताइएगा बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। चलिए, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग, मरासमस, कवचयुकार, टेटनस या फिर रक्त का थक्का नहीं जमना। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ें और राइट ऑप्शन, चलिए मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं, राइट ऑप्शन आपका है क्वाशियोकार और प्लस में मरासमस, ठीक है। तो मरासमस और क्वाशियोकार मेनली आपके प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। लेकिन इसमें अगर आपसे जनरल क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आपका जो राइट रहेगा इसमें क्वाशियोकार, ठीक है। लेकिन होती दोनों ही आपकी प्रोटीन की कमी के कारण है कि बच्चे को अगर आप अच्छा प्रोटीन नहीं देते हैं, बच्चे को अच्छा आप डाइट नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेको किस से संबंधित है? नेको किस रोग से संबंधित आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस या फिर तपेदिक। तो चलिए, जो नेको है ये आपका रिलेट करेगा एड्स से, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए, ये क्वेश्चंस तो भाई मैं देखिए वैसे तो मैंने इसको नहीं करवाया है और हो सकता है मैं भी पहली बार ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हो, माफी चाहूंगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो सकता है मैं भी पहली बार आपने अपनी स्क्रीन पर देखा हो। बांझपन मीन्स ह्यूमन फर्टिलिटी का कम होना किस विटामिन की कमी के कारण होना है, ठीक है। मीन्स जो स्पर्म है वो अच्छा नहीं, स्पर्म काउंट जो मेंस में बनना चाहिए वो अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। ह्यूमन फर्टिलिटी कम हो जाती है, फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट ना होना, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है, बांझपन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बिल्कुल आपने सही पहचान लिया, तो ये है आपका विटामिन ई, ठीक है। तो विटामिन ई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? चलिए, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह, रक्तचाप, घबराहट या फिर इंसुलिन। तो चलिए, आपने ऑप्शन देख लिया है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये है आपका डायबिटीज की निशानी, मधुमेह की निशानी, शुगर की निशानी कि भाई आपको शुगर हो गई है। और चलिए, इसका एक सिंपल सा टेस्ट मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा टेस्ट। देखिए वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हम किसी जीव पर ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर फिर भी किसी को ये लगता है कि मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है, ठीक है, आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं या फिर आप काफ़ी टाइम से आपको ये फील हो रहा है कि शुगर लेवल हो सकता है मे भी बढ़ जाए, तो किसी को भी शुगर लेवल अगर अपना चेक करना तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा सीधा सा यहाँ पर देखिए, बिल्कुल जो आज से पहले अगर मैं बात करूं कि जब ये इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उससे पहले भी जो मधुमेह थी उसको पहचान की जाती थी, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो आप सुबह जैसे ही अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद में जो आपका पहला यूरिन होता है, पहला यूरिन जो आपने चींटियों के बिल जरूर देखे होंगे, ठीक है, जिसमें आपके इंसेक्ट्स हम कहते हैं, ठीक है, जो चींटियों का बिल होता है वहां पर आप यूरिन करें, ठीक है, उसके पास में आप कर दें। अगर आपका जो यूरिन है उसमें अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा निकल रही है, ठीक है, इट मीन्स कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो चींटियां उस यूरिन को टच करने की कोशिश करेगी, उस यूरिन को वहां पर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, मीन्स वहां पर उनको ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको टेस्ट को अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो आप इसको अगर करके देखना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे भी पहले नहीं पता था कि ऐसा भी कोई टेस्ट होता है, लेकिन भाई जैसा डॉक्टर या जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के नुस्खों की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये टेस्ट बिल्कुल सटीक टेस्ट है, ठीक है। उसमें आपका ये समझ लीजिए कि शुगर बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है, कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं। चलिए, ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं।
क्वेश्चन नंबर है 10। तो चलिए आपको पहचानना है इनमें राइट कौन सा रहेगा। जीवाणु, जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है, कवक के कारण कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा होता है, विषाणु के कारण कौन सा होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहचान लिया होगा, और अगर फिर भी नहीं पहचाना है तो चलिए हम यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो जीवाणु के कारण होता है आपका टाइफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो आपका यहाँ पर कवक है, कवक के कारण होता है आपका, देखिए फंगस, फंगस के कारण आपका दाद का रोग होता है। ठीक है, जैसे कि आजकल आपने बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे। ठीक है, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस। ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद रहती है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस अगर किसी को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है तो भाई सीधा सा आप अपनी बॉडी की केयर करें, आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, सुबह उठ के आप ठंडे पानी से अपनी आंखें धोइए। ठीक है, तो यहाँ पर कवक का कारण है वो आपका दांत बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के कारण, देखिए प्रोटोजोआ मैंने आपको बताया था कि मलेरिया को यहाँ पर आपका पैदा करेगा। ठीक है, तो मलेरिया होता है, और मेनली जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो आपकी इस प्रोटोजोआ की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। और नेक्स्ट है यहाँ पर विषाणु, तो विषाणु के कारण आपका होता है बिल्कुल यहाँ पर जुकाम। विषाणु भाई, वायरस, कोरोना वायरस। ठीक है, चलिए भाई मैं तो इसको एंजॉय बहुत करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर चलिए मैं राइट आंसर बता देता हूँ, और आई होप कि आपने देख लिया होगा। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। देखिए मैं कोरोना को एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोरोना हो रहा है तो मैं उससे खुश हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मैं ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुनता। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव, और जितना भी हो सके अपने आप को बिल्कुल खुश रखने की कोशिश करता हूँ। खुश रहिए अपने आप जो एनवायरनमेंट है अपने आसपास का उसको भी आप खुश रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। चलिए, जीवाणु या फिर बैक्टीरिया से जनित बीमारी नहीं है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, मियादी बुखार, हैजा, यक्ष्मा और एड्स। तो चलिए राइट ऑप्शन मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपने पहचान लिया है। जी हाँ, अगर आप सीधा सा इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये बनेगा एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मींस एड्स है, वो एक एचआईवी वायरस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा एक पूछा गया है, और क्वेश्चन है आपके लिए, टाइफाइड मियादी बुखार खालिस्तान के कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर परजीवी। तो चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है, और यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम मीन्स शरीर का नीला पड़ जाना। चलिए, निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है। चलिए, एक तरह का ये आपका ये कह सकते हैं कि एक पोल्यूशन है, और इस पोल्यूशन से संबंधित आपका जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये रोग हो जाता है। चलिए, तो इसका यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रदूषक की वजह से, जितने भी नाम है, ठीक है, क्लोराइड्स, क्रोमेट्स, सल्फेट या फिर नाइट्रेट्स, तो ये अगर ज़्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट में है तो ये पोल्यूशन का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया, और मेरी तरफ से राइट आंसर है नाइट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लॉकजॉ रोग है। लॉकजॉ को आप और नाम जानते होंगे टेटनस के नाम से। ठीक है, तो टेटनस है ये किस की वजह से होता है। लॉकजॉ, इसको टेटनस को लॉकजॉ भी कहते हैं, क्योंकि मेनली जो आपका इसमें मसल्स है उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है। चलिए, तो लॉकजॉ किसकी वजह से होता है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल बिना टाइम लिए ज़्यादा यहाँ पर राइट आंसर पहचान लिया होगा। तो राइट ऑप्शन है आपका ये जीवाणु जनित रहेगा। ठीक है, लॉकजॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है। टर्नर सिंड्रोम। चलिए, तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, स्त्री से, पुरुष से, पौधों से या फिर स्त्री व पुरुष दोनों से। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है टर्नर जो सिंड्रोम आपका एक डिजीज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्त्री से संबंधित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पित्त ज्वर, येलो फीवर,
ठीक है। पीला बुखार, चलिए किसकी वजह से होता है आपको बताना है। विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, इनमें से कोई नहीं, या फिर प्रोटोजोआ जनित है। तो चलिए ये आपका हो जाएगा वायरस से होने वाला, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ओंकोजिन्स का संबंध किस रोग में है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ओंकोजिन्स है इसका संबंध किस में होगा। मधुमेह से रिलेट करेगा, मीन्स शुगर से, एनीमिया से, कैंसर से, या फिर आपका घेंगा से। चलिए ओंको, आपने एक नाम जरूर सुना होगा, ओंकोलॉजी जिसको कहा जाता है। तो ओंकोलॉजी में स्टडी किसकी की जाती है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर राइट पहचान लिया आपने, तो राइट है आपका कैंसर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एथलीट फुट संक्रामक रोग है। चलिए यहाँ पर बताइए, एथलीट फुट संक्रामक रोग है, फफूंद जनित है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, या फिर विषाणु जनित है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका ये फफूंद जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था, ठीक है, गाइटर, स्कर्वी, बेरी और नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है आपका स्कर्वी। स्कर्वी होता है विटामिन सी, और विटामिन सी का जो आपका केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड की आप टैबलेट, ठीक है, किसी को भी बुखार है या फिर इस मौसम में आप जरूर लीजिए। अगर आप एस्कॉर्बिक एसिड नहीं ले पाते हैं तो नींबू का सेवन जरूर कीजिए अपनी डाइट में। तो यहाँ पर ये रहेगा आपका स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए मैं लिख लेता हूँ, विटामिन सी की कमी से। और जो गाइटर है ये होगा आपका विटामिन डी की कमी से, ठीक है, और आयोडीन की कमी से। और प्लस में जो आपका बेरी है, बेरी होता है विटामिन बी1 की कमी से। और जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हृदय घात के कारण है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना। नेक्स्ट है धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना। और सी है हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, या फिर ये सभी। तो बिल्कुल ये सभी यहाँ पर हो जाएंगे आपके हार्ट अटैक, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेट आपका ये तीनों ही ऑप्शन करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टाइफाइड बुखार, ठीक है, मियादी बुखार, वायरल बुखार, ठीक है, तो ये आपका खाली स्थान के कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, कवक, या फिर परजीवी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है आपका जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जीवाणु सिजेला, जीवाणु सिजेला से रोग होता है। जी हाँ, एक जीवाणु का नाम है सिजेला, और इस रोग के कारण जी हाँ यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ आपके लिए जग सुना सुना लागे। और जी हाँ बार बार एक ही चीज। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल 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 भाई, हर जगह वहीं पे बैठे रहो, फिर दस्त लग जाते हैं। लूज मोशन का जो रीज़न है वो आपका जीवाणु सिजेला होता है। और मेनली जब भी आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो दस्त लगते हैं, लूज मोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शरीर में निम्न हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ही आपको नाम दिखा इंसुलिन, तो इंसुलिन पे क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है। पोलियो, हीमोफीलिया, टाइफाइड और फाइलरेसिस। चलिए राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन है आपका टाइफाइड। जी हाँ, अभी हमने जो पहले देखा था, येलो फीवर देखा था, ठीक है, मियादी बुखार देखा था, ठीक है, तो ये आपका टाइफाइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ।
भारतीय पेटेंट अधिनियम का मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इससे रिलेट करूंगा। देखिए, किसी भी चीज़ को आप पेटेंट करवाते हैं, वो चाहे आपकी मेडिकल साइंस में कोई भी वैक्सीनेशन आप बनवाते हैं, या फिर आप कोई इंजेक्शन या फिर कोई टैबलेट या फिर कोई ऐसा साल्ट तैयार करते हैं जो आपकी मेडिकल टर्म्स में आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उसको पेटेंट करवाना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर प्राचीन भारत हमारा कितना पुराना भारत है, और मैं ये कहूँ कि अगर सृष्टि की शुरुआत अगर वो भारत से हुई है तो भाई कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो नीम की दातुन है वो हम करते हैं, और उसका पेटेंट किसके पास में है? अमेरिका के पास में है, कि नीम की दातुन है वो अमेरिका की खोज है। अरे भाई आप देखिए, आप अमेजोन पे चले जाइए, फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, अपने इंडिया में भी नीम की दातुन को अमेजोन पे बेचा जाता है। चलिए चलिए चलिए, लेकिन मैं तो मेरे घर के पास में नीम है, वहां से तोड़ के बिल्कुल कर लेता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भारतीय जो अधिनियम है, पेटेंट अधिनियम है, वो कब आपका किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा, इसमें आपने अपने ऑप्शन देख लिए। चलिए एक बार फिर से हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो 1960, 1970, 1980 और 1990 दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये अधिनियम पारित हुआ ये है आपका 1970, ठीक है, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे देश में अनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी से होती है? एनीमिया, भाई बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। एनीमिया आप सबको पता है, वो चाहे हमारे देश में हो या फिर किसी और देश में एनीमिया रोग बने तो वो सिर्फ एक ही कमी से होता है, आपका लोहे की कमी से, ठीक है, आयरन की कमी से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बिल्कुल, छोटे बच्चों में जो एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको कहा जाता है डीपीटी, ठीक है, और ये ट्रिपल एंटीजन आपका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ही इंजेक्शन चलेगा, लेकिन बहुत सारे इलाज के लिए, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? और ये कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, मुझे याद है, बिल्कुल कल वाली जो सीरीज थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, ठीक है, और प्लस में टिटनेस के लिए ये टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिक कीप पॉटर द्वारा खोजी गई कोशिकांग है। चलिए, हमारा जो कोशिका है, हमारी जो सेल्स है, उस सेल्स के अलग अलग पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम्स है, ठीक है, लाइसोसोम्स है, उसके अंदर फिर आपका जीन्स हो गई, ठीक है, उसका सेल मेम्ब्रेन, और भी बहुत सारे इसके अंदर रहता है, ठीक है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, सॉफ्ट प्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर कीप पार्टर ने एक यहाँ पर कोशिकांग की खोज किया। कोशिकांग का मतलब है एक सेल का कोई पार्ट है, उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रहेगा। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। Here's the four option is given on your screen. केंद्रक, अंतर परद्रवी, जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो चलिए, यहाँ पर जो की पार्टर ने खोज की है, ठीक है, की पार्टर इन्होंने खोज की है, ये है आपका अंत परद्रवी जालिका, जिसको कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, सुसाइड बैग। कोशिका का कौन सा अंग है, सेल का कौन सा पार्ट है जिसको कहा जाता है सुसाइड बैग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स और गोल्जिकाई। चलिए, आपने अपने ऑप्शन देख लिए हैं बिल्कुल यहाँ पर, और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ये है आपका लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम्स होता है आपका सुसाइड बैग, याद रखिएगा, और पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की सबसे बाहरी दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, और क्वेश्चन में पूछा गया है, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताएं। जी हाँ, देखिए, आपकी जो सेल्स के अंदर भी जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको डिवाइडेशन के काम के लिए जो पहली पैकेजिंग की जाती है, पैकेजिंग का मतलब है उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो उनको अलग अलग करने का काम है, वो कौन करेगा, उनकी पैकेजिंग का काम किस एरिया में किया जाता है, उसका नाम बताना। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिस्ट और गोल्जिका, या फिर रिक्तिका। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़े, और राइट ऑप्शन है आपका
ऑप्शन सी गोल्जिकाई। ठीक है, तो गोल्जिकाई यहाँ पर मेन रिस्पॉन्सिबल है आपके किसी भी मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है 1965 में कोशिका की खोज किसने की? 1965 में खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रूक, डेविड थॉमसन या फिर मैरी फ्रेंकोइस? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर इसमें बनेगा आपका ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने खोज की है भाई, याद रखिएगा 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कोशिका में राइबोसोम्स का क्या कार्य है? चलिए, आपकी सेल्स के अंदर राइबोसोम्स भी होता है, उस राइबोसोम्स का क्या काम है? बिल्कुल, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है भाई? बिल्कुल यहाँ पर आप बता सकते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अरे चलिए, मैंने बता ही दिया, आंसर ही मैंने बता दिया। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोटीन का प्रोडक्शन और प्रोटीन का जो अब्सॉर्प्शन का काम है वो आपका राइबोसोम्स में होता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है राइबोसोम्स को, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 34। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, हो सकता है मे बी जो अभी बिगनर है उसको हो सकता है मे बी प्रॉब्लम हो, अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये है आपका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो 9 सेल्स है वो सबसे बड़ी यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर सेल्स रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 35 नंबर और इसके बाद में एक जैकपॉट क्वेश्चन आपके लिए। जैकपॉट का मतलब यहीं पर वही रहेगा कि 35 में से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन का एक मार्क्स अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, कोशिका की खोज की है वो की है रॉबर्ट हुक ने 1965 में, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि जो लाइव सेल है उसका ऑब्जर्वेशन, उसका जो इवैल्यूएशन है, ठीक है, वो किसने किया है? रॉबर्ट हुक, ल्यूएन हॉक, लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा, राइट ऑप्शन है आपका ल्यूएन हॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये आपका जैकपॉट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड यू कैन जस्ट रेज योर स्कोर। आप अपने स्कोर को रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? देखिए, जो आपकी सेल्स का डिवाइडेशन होता है, ये सेल्स के डिवाइडेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें सेल्स का जो डिवाइडेशन है वो आपका इंटरनल और आपका एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल आपका इसमें होता है। तो इसमें कुछ एक अवस्थाएं हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी अलग अलग अवस्थाओं में, एक में आरएनए का यहाँ पर संश्लेषण होगा, संश्लेषण का मतलब उसका ऑब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आपका जिसमें डीएनए है, डीएनए का उसमें ऑब्जॉर्प्शन होगा। फिर एक में आपका डीएनए, आरएनए और प्लस में आपका जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण होगा, जो केंद्रक है उसका डिवाइडेशन होगा और उसके बाद में एक नया सेल बनता है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि वो ऐसा कौन सा फेज है। ठीक है, प्रावस्था का मतलब होता है फेज। ठीक है, तो कोशिका साइकिल, जो आपका सेल का साइकिल है, उसमें कौन सा ऐसा फेज है जिसके अंदर डीएनए का आपका ऑब्जॉर्प्शन होता है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपने ऑप्शन देख लिए हैं और हो सकता है मे बी आपको तुक्का भी लगाना पड़े। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका एस प्रावस्था। ठीक है, एस फेज होता है। देखिए G1 के अंदर, मैं इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, जो आपका एस फेज है, इस एस फेज के अंदर आपका बॉडी के अंदर जो डीएनए है, डीएनए का क्या होगा? संश्लेषण किया जाएगा, मीन्स उसका ऑब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ठीक है, और जो आपका G1 फेज है, G1 के अंदर आपका आरएनए, ठीक है, याद रखिएगा इसमें आरएनए रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका डीएनए। ठीक है, और जो आपकी एम प्रावस्था है, एम प्रावस्था का बाद में ये शुरू होती है, लेकिन पहले आपकी जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा? इनका संश्लेषण किया जाएगा नए सेल्स की प्रोसेस को तोड़ने के लिए। और जो जी प्रावस्था है, ठीक है, G2 का मतलब है कि जिसमें आपका आरएनए और डीएनए, ठीक है, इनका यहाँ पर आपका विश्लेषण और उसका संश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्लस में भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स। ठीक है भाई, जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और फिजिकल एजुकेशन की एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमें डेली लाइव सीरीज इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते भाई छोटी सी रिक्वेस्ट, शेयर कीजिए और उसके साथ में मुझे कमेंट करके स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेरी सक्सेसफुल मुझे होती हुई दिखाई दे। तो मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।